हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 30 मई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं आईएनएस कोलकाता। देन हम देखेंगे नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के बारे में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया काफी न्यूज में रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में देखेंगे। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि ECLSS के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Which among the following best describes INS कोलकाता recently seen in the news? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आईएनएस कोलकाता का सबसे सटीक वर्णन करता है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, सेकंड अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, थर्ड एन एम्फीबियस असॉल्ट शिप या फिर इट इज अ कीव क्लास एयरक्राफ्ट करियर। आपको बताना है हाल ही में न्यूज में रही जो आईएनएस कोलकाता है उसका सबसे अच्छा वर्णन किस ऑप्शन में किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आप देख सकते हैं INS Kolkata successfully responded to a suspected piracy threat involving merchant vessels MV Masha Lawan in the Western Indian Ocean recently, preventing a possible hijacking attempt amid rising maritime security concerns in the region. So INS Kolkata की बात करें तो it is the lead ship of the indigenously designed and constructed Kolkata class destroyers of the Indian Navy guided missile. So the Project 15A Kolkata class destroyers are follow one of the legendary Project 15 Delhi class destroyers which entered service in the late 1990s. So conceived and designed by the Indian Navy's Directorate of Naval Design, the ships has been christened after major port cities in India via Kolkata, Kochi and Chennai. सो ये जो आईएनएस कोलकाता है इट वॉज बिल्ट बाय द मझगांव डॉक लिमिटेड जो कि स्थित है मुंबई में और इसको कमीशन किया गया अगस्त 2014 में। इसके फीचर्स की बात करें तो इट मीजर्स 164 मीटर्स इन लेंथ एंड अप्रोक्सीमेटली 18 मीटर्स विड्थ एंड इट हैज अ फुल लोड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7400 टन्स। And it is also equipped with an array of gunnery and anti-submarine warfare weapons, medium-range and short-range guns, anti-air and surface missiles, air and surface surveillance radar, and bow-mounted sonar. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। सो यहाँ पर जो राष्ट्रीय खेल बोर्ड है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट फंक्शंस एज द सेंट्रल अथॉरिटी फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज। और सेकंड स्टेटमेंट है इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 2 members टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको बताना है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं।
आप देख सकते हैं, the Union Government has notified the National Sports Governance Rules 2026 and the National Sports Governance Rules 2026, यानी कि ये बोर्ड और ट्राइब्यूनल दोनों के लिए रूल्स हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025, and it will function as the central authority for granting recognition to national sports bodies and ensuring compliance with the governance, financial and ethical standards. So it shall consist of a chairperson and two members to be appointed by the central government. And it is constituted from a panel of names recommended by the search cum selection committee. साथ ही अगर हम टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो the chairperson and every other member shall hold office for a term of 3 years or till they attain the age of 65 years, whichever is earlier, and they are eligible for reappointment for one more term. इसके साथ ही ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो दिस बोर्ड shall maintain a register of affiliate units of the national sports bodies registered with the board, and they specify model guidelines or regulations in relation to matters of the sports governance. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to Australia, consider the following statements. So यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज बाउंडेड बाय द इंडियन ओशन टू द वेस्ट एंड साउथ पैसिफिक ओशन टू द ईस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूजीलैंड बाय द टॉरस स्ट्रेट। और थर्ड स्टेटमेंट है, इट्स हाईएस्ट पीक इज माउंट क्वासिस्को। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यह करेक्ट है और ये स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और थर्ड। यहां पर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये सेपरेट होता है फ्रॉम न्यूजीलैंड बाय द तस्मान सी। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड दैट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर अ फ्री, ओपन, सिक्योर एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द लार्जेस्ट कंट्री एंड इट इज bounded by major bodies, namely Indian Ocean to the west and South Pacific Ocean to the east. So Australia is separated from Papua New Guinea by the Coral Sea and Torres Strait to the northeast, from Indonesia by the Timor and Arafura Seas to the northwest, from Coral Sea Islands territory by the Great Barrier Reef, and from New Zealand by the Tasman Sea to the southeast. आप ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल सिटी है वो है कैनबेरा। साथ ही अगर हम यहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंसेस डाइवर्स climate types due to its large north-south extent, majorly covering temperate and tropical along with other zones. और आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट क्वासिस्को जिसकी हाइट है 2228 मीटर। और यहाँ की जो मेजर रिवर है वो है मरे डाले। साथ ही यहाँ पर काफी सारे डेजर्ट्स भी हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कंसिस्ट एक्सपेंसिव डेजर्ट्स सच एज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, द गिब्सन डेजर्ट एंड सिम्पसन डेजर्ट। इसके साथ ही अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें
तो इट कंसिस्ट ऑफ गोल्ड, आयरन ओर, लेड, निकल, यूरेनियम, जिंक, जिरकॉन, ब्राउन कोल, कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, सिल्वर, टंगस्टन एंड वेनेडियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सो यहाँ पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग जो है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। And the second statement is, it is an apex organization under the Ministry of Industry and Commerce. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। The Khadi and Village Industries Commission has achieved a historic milestone in the financial year 2025 and 26, recording sales of the 1,87,000 crore rupees. सो यहाँ पर ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है एस्टैब्लिश्ड अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। So it is an apex organization under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. And it is charged with the planning, promotion, organization and implementation of the programs for the development of khadi and other villages industries in the rural areas. So at the state level, khadi and village industries boards were set up to effectively implement the schemes of khadi and village industries commission in their respective states. और ये जो कमीशन है इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका सोशल ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस अ सेलेबल प्रोडक्ट एंड वाइडर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट सेल्फ रिलायंस अमंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements are correct in respect of the Indian Political Action Committee? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से संबंध में इसके संबंध में सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, आईपीएसी प्रोवाइड्स डाटा ड्रिवन पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट सर्विसेज। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट हैज वर्कड विद मल्टीपल पॉलिटिकल अक्रॉस डिफरेंट इंडियन पार्टी स्टेट्स। और थर्ड स्टेटमेंट है, इट फंक्शंस एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। सो आईपीएसी यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो है, ये एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है दैट असिस्ट पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शंस, and it uses data analytics, surveys, voter profiling, and digital outreach for campaigns. So, the organization helps in strategy building, communication, and public engagement. It applies technology driven methods for election management and voter targeting. It has provided consultancy services to different regional and national political parties, so it has been active in elections across various Indian states. And the organization works on campaign planning, outreach, and election messaging. So its roles is professional and consultancy based rather than ideological. साथ ही आईपीएसी की बात करें तो इट इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी, इट इज अ प्राइवेट पॉलिटिकल कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. And it was not created by an act of parliament. It does not function under the Ministry of Home Affairs or any ministry. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding environmental control and life support system. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज डिजाइंड टू मेंटेन अ हैबिटेबल इन्वायरमेंट फॉर एस्ट्रोनॉट्स ड्यूरिंग स्पेस मिशंस. और सेकेंड स्टेटमेंट है, लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस में रिक्वायर रिसाइकलिंग ऑफ वाटर एंड एयर रिसोर्सेज ऑन बोर्ड. थर्ड स्टेटमेंट है, ECLSS functions become unnecessary in low Earth orbit missions because Earth's atmosphere is nearby. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो यहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. आप देख सकते हैं. So recent discussions on Gaganyaan highlighted the role of environmental control and life support systems in sustaining astronauts during orbital missions. So ये जो ECLSS है, it is designed to maintain a habitable environment inside spacecraft for astronauts. And it regulates breathable air, temperature, humidity, pressure, and waste management systems. So, long duration space missions increasingly depend on recycling and regenerative system for water, oxygen, and air management. So, such closed loop systems improve mission sustainability and reduce resource dependence. And its functions does not become unnecessary in low Earth orbit missions. Even spacecraft orbiting near Earth operate in vacuum conditions outside the atmosphere and therefore requires independent life support systems. So ये जो ECLSS है, it forms a critical component of human spaceflight missions. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.